युवराज नंदिनी को अंगूठी पहनाकर और अपनी दादी से बात करने के बाद अपने कमरे में आ रहा था। उसे ऑफिस जाने के लिए अपना लैपटॉप लेना था, जो उसने गलती से कमरे में ही छोड़ दिया था। और जब वह अपने कमरे में आया तो उसने देखा उसका भाई और सुहाना एक साथ बैठकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं। उन दोनों को ऐसे हंसते हुए देखकर युवराज गुस्से में मुट्ठी बंद करके खुद से कहता है, ये लड़की यहाँ आकर धीरे धीरे सबको अपने जाल में फंसा रही है। पहले तो मेरी दादी इस लड़की के जाल में फंस गई और अब मेरा यह नालायक भाई। मैं कैसे बताऊं इन दोनों को कि यह लड़की एक नंबर की घटिया लड़की है। ये बस यहाँ हमारा नाम बर्बाद करने के लिए आई है। मुझे कैसे भी करके इस लड़की को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे पहले इस लड़की को अपने साथ बाहर लेकर जाना है, ताकि मैं इस लड़की को बाहर लेकर जाऊं और वहीं छोड़ दूं। ये सोचकर युवराज कमरे के अंदर आया, फिर उन दोनों को अनदेखा करके बेड पर रखे लैपटॉप को लिया। लैपटॉप को लेने के बाद युवराज ने सुहाना को देखकर गुस्से में कहा, अगर तुम्हारा टाइम पास हो गया है तो मेरे साथ चलो। युवराज की डरावनी आवाज़ सुनकर सुहाना वापस से डरने लगी। अनिकेत ने बड़ी मुश्किल से सुहाना के मूड को ठीक किया था, लेकिन उसका भाई वापस से आकर सुहाना को डराना शुरू कर दिया। ये देखकर अनिकेत युवराज को देखते हुए कहता है, भाई आप भाभी से इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हो? आपकी डरावनी आवाज सुनकर भाभी डरने लगती है। कम से कम आप धीरे से तो बात कर ही सकते हो। और वैसे भी आपको तो भाभी पसंद नहीं है ना, तो फिर आप भाभी को लेकर कहाँ जा रहे हो? अनिकेत को सुहाना की तरफदारी करते हुए देखकर युवराज को काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपने छोटे भाई पर गुस्सा करना नहीं चाहता था। ये सोचकर वह अनिकेत से कहता है, अनिकेत मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम मुझे नहीं बताओगे। अभी तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए तो ऑफिस जाओ और वहां पर जाकर काम संभालो। मैं इस लड़की के साथ क्या करूंगा वह मैं तुम्हें बताना सही नहीं समझता हूँ। ये कहकर युवराज अनिकेत को इग्नोर करके सुहाना के पास आया, फिर गुस्से में उसके हाथ को पकड़कर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। अनिकेत ने जब देखा युवराज गुस्से में सुहाना को लेकर जा रहा है तो वह गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, पता नहीं भाई कब समझेंगे इनका पत्थर वाला दिल कब असली वाला दिल बनेगा। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं भाई अपने इन ईगो के चक्कर में सुहाना भाभी को नुकसान न पहुंचा दे और बाद में उन्हें पछताना न पड़े। ये सोचकर अनिकेत चुपचाप कमरे से बाहर निकला। अब अनिकेत को भी कंपनी जाना था, हालांकि जिस कंपनी का युवराज बॉस है उसी कंपनी में अनिकेत भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर है। गोयल कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है जिसे विदेश की कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हमेशा आगे आती रहती हैं। गोयल कंपनी में सबसे बड़ा ओनर युवराज गोयल है। उसके बाद युवराज ने अपने छोटे भाई अनिकेत को वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और अपने चाची के बेटे को यानी कि मानव को उसने अपने ही कंपनी में मैनेजर का काम दिया है। इधर युवराज सुहाना को लेकर घर से बाहर निकल चुका था। सुहाना को डर लग रहा था, क्योंकि युवराज गुस्से में उसे लेकर जा कहाँ रहा है उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। वह पूछना चाहती थी, लेकिन युवराज के डरावने चेहरे को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। युवराज सुहाना को अपनी कार के पास लेकर आया, फिर उसे कार के अंदर बैठने का इशारा करते हुए कहता है, वैसे तो मैं इस कार में नंदिनी के साथ घूमना पसंद करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूँ। इसका मतलब यह मत सोचना मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। आगे तुम्हारे साथ जो होगा ना उसका अंदाजा तुम्हें अभी तक नहीं हुआ होगा। और हाँ, मेरे पास फालतू का समय नहीं है जो तुम्हारे ऊपर बर्बाद करो, इसीलिए चुपचाप चाय के अंदर बैठ जाओ। ये कहकर युवराज कार के अंदर बैठा। युवराज को कार के अंदर बैठे हुए देखकर सुहाना चुपचाप उसे देखती रह गई। उसे डर लग रहा था। युवराज के साथ कहीं जाने में ऊपर से वह अभी बाहर नहीं निकलना चाहती थी, क्योंकि उसे पता है उसके घर वाले अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं और ऐसे में अगर वह बाहर जाएगी तो कोई ना कोई उसे देख लेगा और फिर उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। ये सोचकर सुहाना डर की वजह से कांपने लगी। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन तब भी वह अपनी नज़रें युवराज की नज़रों से नहीं हटाई थी। जब युवराज ने देखा सुहाना कैसे उसे देख रही है लेकिन कार के अंदर नहीं बैठ रही है, तो वह गुस्से में वापस चिल्लाता है, चुपचाप कार में बैठोगी या फिर मैं अपने तरीके से तुम्हें सबक सिखाऊं। इससे पहले कि मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर पूरा निकल जाए, चुपचाप कार के अंदर बैठ जाओ। ये कहकर वो गुस्से में सुहाना को देखने लगा। सुहाना युवराज के गुस्से भरी बातें सुनकर जल्दी से कार के अंदर बैठ गई। वो जानती थी अगर वह नहीं भी बैठेगी तो युवराज उसे जबरदस्ती अंदर बैठा देगा। युवराज ने देखा सुहाना कार के अंदर बैठ चुकी है तो वह तुरंत कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया।
युवराज का कार वहां से निकला तभी नंदिनी जो वहां गार्डन में खड़ी रहकर सब कुछ देख रही थी, वह घर के मेन दरवाजे के पास खड़े रहकर गुस्से में खुद से कहती है, ये लड़की को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और इस लड़की ने मेरी जगह भी ले ली। पहले तो भी मेरे युवराज से धोखे से शादी की और अब युवराज के साथ बाहर घूमने के लिए भी जा रही है। लेकिन ये युवराज को क्या हो गया है? उस लड़की के साथ इतने अच्छे से व्यवहार कैसे कर रहा है? इससे पहले कि युवराज इस लड़की की बातों में आ जाए, इस लड़की के मासूम चेहरे को देखकर पिघल जाए। मुझे कैसे भी करके इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युवराज की पत्नी मैं बनकर रहूंगी और इस घर की रानी भी। मैं सबको बताऊंगी नंदिनी मेहरा पर हंसने का नतीजा क्या होता है। ये कहकर नंदिनी गुस्से में युवराज के जाते हुए कार को देखती रह गई। फिर वहां से सीधे घर के अंदर चली गई। अब उसे ये तो पता नहीं था युवराज कहाँ गया है, तो अब वह घर में रहकर ही पता करेगी युवराज आखिर सुहाना के साथ कहाँ गया है और क्यों गया है। युवराज को बिल्कुल भी मन नहीं था सुहाना के साथ एक ही कार में बैठकर जाने का, लेकिन उसने जो सोच रखा था उसके लिए उसे सुहाना को अपने साथ लेकर जाना ही था। युवराज ने देखा उसके बगल में बैठी सुहाना डर की वजह से कांप रही है, तो वह गुस्से में दांत पीसकर कहता है, मैंने तो अभी तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं है तो तुम इतना डर रही हो। सोचो जब मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें अच्छे से सीधे घर लेकर जाऊं तो सच सच बताओ, तुम किसके कहने पर मेरी नंदिनी की जगह बैठकर मुझसे शादी की थी? अगर तुम मुझे सच सच बता दोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर तुम वापस से मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करोगी तो मैं यही बीच रास्ते पर तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। युवराज की डरावनी आवाज सुनकर सुहाना घबराते हुए कहती है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं अपनी मर्जी से आपसे शादी करने के लिए मंडप पर बैठ गई थी। सुहाना की बात सुनकर युवराज ने कार में ब्रेक लगाया, तभी कार एक खाली सड़कों के बीच में आकर रुका। कार के रुकते ही युवराज ने सुहाना को देखते हुए गुस्से में कहा, कार से बाहर निकलो। युवराज की बात सुनकर सुहाना डरते हुए उसे देखते रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था युवराज अचानक से उसे कार से उतरने के लिए क्यों कह रहा है। इससे पहले कि वह युवराज से कुछ कहती तभी युवराज ने वापस से कहा, मैंने कहा कार से बाहर निकलो। इस बार युवराज ने काफी गुस्से में कहा था, जिस वजह से सुहाना डर की वजह से तुरंत कार से बाहर निकल गई। युवराज ने देखा सुहाना उतर चुकी है तो वह एक नज़र उसे देखते हुए कहा, जब तक मैं आ नहीं जाऊं तब तक तुम्हें यहाँ रहकर मेरा इंतजार करना है। यहीं पर रहना, यहाँ से हिलना मत, क्योंकि जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तब तुम अगर मुझे यहाँ दिखाई नहीं दी तो फिर मैं कभी भी तुम्हें अपने घर लेकर नहीं जाऊँगा। ये कहकर युवराज ने कार के शीशे को बंद किया, फिर कार को स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। युवराज को यूं जाते हुए देखकर सुहाना उसकी कार को देखती रह गई। वह एक नज़र अपनी चारों तरफ देखती है, वहाँ पर जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़कें भी ऐसे थे जहाँ पर बड़ी मुश्किल से कुछ गाड़ियाँ गुजरती होगी। ये देखकर सुहाना को युवराज की बात याद आई। युवराज ने उसे कहा था वह उसे लेने आएगा तो उसे लेने ही आएगा। ये सोचने के बाद सुहाना रोड के साइड में जाकर पैर के नीचे बैठ गई। वहीं इधर युवराज जैसे ही वहां से निकला उसके होठों पर शैतान भरा मुस्कुराहट नजर आने लगा। वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कार चलाकर खुद से कहा, उस लड़की को क्या लगता है मैं उसे लेने के लिए आऊंगा? मैंने कहा था अगर मेरे परिवार को बहला फुसलाकर अपने तरफ करने की कोशिश करोगी तो मैं वह करूंगा जिसके बारे में उसने क्या किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अब रहेगी अकेले और मरेगी। मुझे उस जैसी घटिया लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे तो मैं उस लड़की को अकेला छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, उसने मुझे मजबूर कर दिया है। अगर वह मुझसे धोखे से शादी नहीं करती तो आज मैं अपने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काम पर लगा होता, लेकिन सिर्फ उस घटिया लड़की की वजह से मेरे हाथ करोड़ों का नुकसान हो गया। ये सोचते सोचते अचानक से युवराज को सुहाना का ख्याल आया। हालांकि बीच बीच में उसे सुहाना के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा था, लेकिन जब वह सुहाना के बारे में सोचता तभी उसे नंदिनी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। नंदिनी के बारे में सोचकर युवराज के मन में सुहाना के प्रति और नफरत बढ़ती जा रही थी। सुहाना अपनी जगह पर बैठकर युवराज का इंतजार कर रही थी। वहां से गुजरती गाड़ियां भी सुहाना को देख नहीं पा रही थी, क्योंकि सुहाना डर की वजह से एक बड़े से पेड़ के नीचे छुपकर बैठे हुई थी। उसे डर था कहीं उसके घर वाले उसे देख न ले। वैसे तो बीच में उसका मन हुआ था वह खुद यहाँ से अकेले चली जाए,
लेकिन फिर उसे याद आया उसने तो घर का रास्ता भी नहीं देखा है। और युवराज ने भी कहा था अगर वह उसे लेने आएगा तब वहां पर दिखाई नहीं देगी तो वह कभी भी उसे लेने नहीं आएगा। ये सोचकर सुहाना चुपचाप युवराज की बात को मानकर वहां बैठी रह गई। इधर गोयल मेंशन में कौशल्या गोयल पूरे घर में सुहाना को ढूंढ चुकी थी। उन्हें सुहाना कहीं भी दिखाई नहीं दी। पहले तो उन्हें लगा कहीं सुहाना घर छोड़कर तो नहीं चली गई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सुहाना ऐसा नहीं कर सकती है, खास करके जो लड़की इतना डरती हो वह अकेले बाहर नहीं जा सकती है। कौशल्या गोयल यही सब सोच रही थी, तभी उनकी नज़र अनिकेत पर गया, जो हाथों में फाइल लेकर घर से बाहर जा रहा था। अनिकेत को देखते ही कौशल्या गोयल उसे रोकते हुए कहती है, अनिकेत यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कौशल्या गोयल की आवाज़ सुनकर अनिकेत ने पहले तो फाइल को बंद किया, फिर उनके पास आकर कहा, हाँ दादी क्या हुआ, आप परेशान दिख रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है? अनिकेत की बात सुनकर कौशल्या गोयल गहरी सांस लेकर कहती है, मैं पूरा घर चेक करवाई हूँ, मुझे सुहाना कहीं भी नजर नहीं आ रही है। क्या तुम्हें पता है सुहाना कहाँ है? सुबह जब युवराज नंदिनी को अंगूठी पहन आया था उसके बाद से ही सुहाना मुझे दिख नहीं रही है, मुझे डर है कहीं वह अकेले घर से चली ना गई हो। कौशल्या गोयल की बात सुनकर अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, दादी सुहाना भाभी की फिक्र मत कीजिए। हाँ, जब भाई नंदिनी को अंगूठी पहनाए थे तब भाभी कमरे में चली गई थी, फिर मैं उनके पास गया था ताकि मैं उन्हें समझा सकूं, क्योंकि मैं जानता था ये सब देखकर भाभी को बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें समझा कर बातें कर रहा था, तभी भाई कमरे में आए और भाभी को लेकर अपने साथ चले गए। मैंने उनसे पूछा भी, आप भाभी को पसंद नहीं करते हो तो फिर आप भाभी लेकर क्यों जा रहे हो? तब भाई ने कहा कि मैं बीच में नहीं बोलूं तो बेहतर है, यह उनका मैटर है, और फिर वह भाभी को लेकर चले गए। फिर मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। कौशल्या गोयल जब अनिकेत की बात को सुनती है तो वह हैरान होकर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? तुम्हें उस समय युवराज को रोकना चाहिए था, ये तुमने ठीक नहीं किया। नहीं। कौशल्या गोयल की गुस्से भरी बातें सुनकर अनिकेत कंफ्यूज होकर कहता है, पर दादी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो भाई को रोकना चाहा पर भाई मेरी नहीं सुने तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भाई हो सकता है भाभी से सच जानने के लिए उसे बाहर लेकर गए हो सकता है वह चाहते हो भाभी बाहर रहकर खुले हवाओं में घूमे और अच्छे से बात करके बहुत सच निकलवा ले। अनिकेत की बात सुनकर कौशल्या गोयल गुस्से में कहती है, युवराज सुहाना को घुमाने के लिए लेकर नहीं जा सकता है, बल्कि वह सुहाना को अकेले छोड़कर चला जाएगा। जरूर उसने सुहाना को कहीं रास्ते में छोड़ दिया होगा और खुद ऑफिस चला गया होगा। मैं अपने पोते के हर हरकत से वाकिफ हूँ, इसीलिए मुझे डर लग रहा था कहीं मैं सुहाना और युवराज को एक साथ छोड़कर गलती तो नहीं कर रही हूँ। युवराज इस समय सुहाना को लेकर बहुत गुस्से में है, वह सुहाना को जान से भी मार सकता है, इसीलिए मैं हर पल सुहाना के साथ रहती हूँ, और तुमने सुहाना को इतनी आसानी से युवराज के साथ जाने दे दिया। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, इसीलिए तुम जाकर पता करो सुहाना कहाँ है। अगर वह युवराज के साथ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वह कहीं अकेली है तो उसे जल्द से जल्द लेकर आओ। कौशल्या गोयल की बात सुनकर अनिकेत परेशान भरी आवाज में कहता है, ओ शीत दादी, मैं तो ये सोचा ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था भाई ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए भाई की बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे वह भाभी को इसलिए बाहर लेकर जा रहे हैं क्योंकि उनका माइंड फ्रेश हो सके। आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुरंत जाकर पता करवाता हूँ भाभी इस समय कहाँ है। ये कहकर अनिकेत तुरंत घर से बाहर निकल गया। अनिकेत को बाहर जाते हुए देखकर कौशल्या गोयल अपने फोन को निकालकर किसी को कॉल करते हुए अपने कमरे में चली गई। नंदिनी जो दोनों की बातों को सुनकर हंस रही थी, वह जब देखती है वह दोनों वहां से जा चुके हैं तो वो अपने फोन को एक नज़र देखकर खुद से कहती है, तुम दोनों को जितना कोशिश करना है ना कर लो, सुहाना तो तुम दोनों को नहीं मिलेगी। युवराज ने उसे रास्ते में छोड़ा, लेकिन मैं उसे नर्क में छोड़ कर आऊंगी। युवराज को क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा वह इस समय कहाँ है और किसके साथ है। पहले तो मुझे युवराज पर शक हुआ था कहीं वह मुझे छोड़कर उस सुहाना के पास था चला गया, पर मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। युवराज मेरे प्यार में पागल है और वह इतना पागल है कि सुहाना को नुकसान होते हुए भी देख सकता है। ये कहकर नंदिनी शैतानों की तरह मुस्कुराने लगी। कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन सुहाना अभी भी वहां बैठकर युवराज का इंतजार कर रही थी।
जब सुहाना सुबह उठी थी तब रसम की वजह से सुबह कुछ खा नहीं पाई और फिर तुरंत युवराज उसे घर से बाहर लेकर आ गया था, जिस वजह से उसे खाने का मौका नहीं मिल पाया। अब जाकर सुहाना को बहुत जोरों से भूख लग रही थी। सुहाना अपने पेट पर हाथ रखती है, फिर मासूम से चेहरे को बनाकर खुद से कहती है, पापा मुझे भूख लगा है। आप होते तो अभी मैं आपके हाथों से खाना खा रही होती, लेकिन आपके जाने के बाद कोई ऐसा नहीं है जो अपने हाथों से मुझे खाना खिला सके। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, कोई मुझसे पूछा तक नहीं मुझे भूख लगी है या नहीं लगी। आप कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ ना, आपकी बेटी को आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने हर रात आपको याद किया है, लेकिन आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। काश आप मेरे पास होते तो आज मुझे सारी खुशियाँ मिलती और मैं खुशी खुशी आपके साथ रहकर मस्ती करती, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो आपके जाने के बाद नर्क जैसी बन गई। मुझे माँ का प्यार मिला, ना ही मुझे बहन का प्यार मिला, और अब जब शादी हो गई तो ना ही मुझे अपने पति का प्यार मिल रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मेरा परिवार मुझे ढूंढ न ले। अगर मैं उनके हाथों में आ गई तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे, मैं उनके हाथों मरना पसंद नहीं करूँगी। यह कहकर सुहाना जोर जोर से रोने लगी। सुहाना जोर जोर से रो ही रही थी, तभी अचानक से उसे किसी आदमी का आवाज़ सुनाई दिया। आवाज़ को सुनकर सुहाना को पहले तो लगा कि युवराज उसे लेने आया है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि 2-3 लोग अपने हाथों में हथियार लेकर किसी को ढूंढ रहे हैं तो वह जल्दी से अपने आप को वहां पर छुपाने लगी। उन 3 आदमी में से एक आदमी जंगल की तरफ देखते हुए अपने दोनों साथियों से कहता है, मुझे लग रहा है वह लड़की यहीं कहीं छुपी होगी। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना पड़ेगा, इससे पहले कि देर हो जाए। उस लड़की का ठिकाना लगाना है, वरना हमें मिलने वाला पैसा पूरा नहीं मिल पाएगा। पहले आदमी की बात को सुनकर वह दोनों आदमी उसकी बातों में सहमति जताते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। वही सुहाना उन आदमी की बात को सुनकर समझ चुकी थी, वह तीनों उसे ही ढूंढने आए हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आया अचानक से उन तीनों को कैसे पता चला वह वहां पर आई हुई है। फिर तभी उसे ख्याल आया युवराज अभी तक उसे लेने नहीं आया और अब अंधेरा भी होने वाला था। ये सोचकर सुहाना खुद से कहती है, लगता है युवराज जी ने जानबूझकर मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? दादी को पता चलेगा मैं घर पर नहीं हूँ, वह मुझ पर बहुत नाराज होगी। उन्हें यही लगेगा मैं उनको धोखा देकर चली गई हूँ, पर मैं उन्हें सच कैसे बताऊँ? मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। ये कहकर सुहाना एक नज़र उन तीनों आदमियों को देखती है, फिर खुद को पेड़ के पीछे छुपाने की पूरी कोशिश करने लगती। इधर युवराज अपना काम खत्म करने के बाद घर आ चुका था। जैसे ही वह घर आया उसने देखा कौशल्या गोयल सोफे पर बैठी हुई है और उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। अपनी दादी को गुस्से में देखकर पहले तो युवराज कंफ्यूज हुआ, लेकिन दूसरे ही पर उसे समझ आ गया उसकी दादी किस वजह से इतने गुस्से में है। ये सोचकर युवराज गहरी सांस लेकर उनके पास आकर कहता है, मैं जानता हूँ आप अभी इस समय उस घटिया लड़की के बारे में सोच रही हैं, लेकिन आपको उस लड़की के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस लड़की को वहाँ छोड़कर आया हूँ जहाँ उसकी औकात है। मुझसे शादी करने के बाद भी उसकी औकात इतनी नहीं है कि वह मेरे कमरे में रह सके। मैंने उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, तो अब आप भूल जाए कि वह लड़की आपकी बहू है। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपको सुहाना पसंद आ गई है, ना जाने उस लड़की ने आपके ऊपर कैसा जादू कर दिया है, पर कोई बात नहीं, उसने जो किया वह किया, अब वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। नंदिनी अब इसी घर में रहेगी, क्योंकि दुनिया वालों की नज़रों में नंदिनी मेरी पत्नी है और बहुत जल्द मैं नंदिनी से शादी करूंगा। मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं और यह बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, उसके बावजूद भी मैं आपकी बात को मानकर उस लड़की को एक दिन के लिए घर में रखने का परमिशन दे दिया। ये कहकर युवराज वहां से जाने लगा। तभी कौशल्या गोयल गुस्से में कहती है, वहीं रुक जाओ युवराज। कौशल्या गोयल की आवाज़ सुनकर युवराज के कदम वहीं रुके। वो गहरी सांस लिया, फिर कौशल्या गोयल को देखते हुए कहा, अब क्या है जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। युवराज की बात सुनकर कौशल्या गोयल गुस्से में कहती है, तुम मेरे पोते हो ना, या फिर तुम उस नंदिनी के प्रेमी बनकर इस घर में बैठे हुए हो। भले ही तुम्हें सुहाना से नफरत है, लेकिन कम से कम तुम ये तो सोच लेते सुहाना एक लड़की है। सुहाना बहुत मासूम है, उसे दुनिया की कोई खबर नहीं है और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया, वह भी खाली सड़कों पर जहाँ पर दरिंदे घूमते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है अगर किसी इंसान के हाथ सुहाना आ गई तब सुहाना के साथ क्या होगा? वह दरिंदे सुहाना को नोच खाएंगे। फिर तुम्हें सुहाना से जितना नफरत करना होगा ना करते रहना।
अगर सुहाना को कुछ भी हुआ, उसके साथ अगर कुछ भी बुरा हुआ ना, तो मैं कसम से बता रही हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कौशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज का नजर कौशल्या गोयल की नजरों पर गया। कौशल्या गोयल के बात का असर युवराज पर हो रहा था, लेकिन बीच बीच में सुहाना के दिए हुए धोखे को याद करके उसका वह असर भी कम पड़ रहा था। वह बिना कुछ बोले चुपचाप गुस्से में कमरे में चला गया। युवराज को यूं कमरे में जाते हुए देखकर कौशल्या गोयल गहरी सांस लेती है, क्योंकि वह समझ गई थी युवराज को कुछ कहना बेकार है। अब उन्हें ही सुहाना को ढूंढना पड़ेगा। अभी तक अनिकेत भी नहीं आया था। ये देखकर वह अनिकेत को फोन करने के लिए कमरे में जाती है। इधर युवराज जैसे कमरे में आया, वह तुरंत बेड पर बैठकर चैन की सांस लिया। उसको तसल्ली मिल रहा था। सुहाना को अपने नजरों के सामने ना देखकर वह यही सब सोच रहा था। तभी नंदनी उसके कमरे में आई। नंदनी युवराज के कमरे में आकर उसके बेड पर बैठते हुए उसके गले लगकर कहती है, क्या हुआ युवराज, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? नंदनी को अपने सामने देखकर युवराज उसको खुद से दूर करके कहता है, देखो नंदनी, मैं तुमसे बात करने के मूड में अभी नहीं हूँ। तुम अभी फिलहाल के लिए कमरे में चली जाओ। ये कहकर वह अपनी जगह से उठा। युवराज जैसे ही उठा तभी नंदनी उसके हाथ को पकड़कर कहती है, युवराज, मैं जानती हूँ तुम घटिया लड़की की वजह से परेशान हो, लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अब वह लड़की घर में नहीं है। मैं जानती हूँ तुम उस लड़की को सबक सिखाकर आ चुके हो। तुम जिस जगह पर उस लड़की को छोड़कर आए हो ना, उस जगह पर मैंने अपने कुछ आदमियों को भेज दिए हैं। वह आदमी उस लड़की को लेकर चले जाएंगे और फिर उस लड़की के साथ जो होगा उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम दोनों साथ रहेंगे, वह भी खुशी खुशी। कोई भी तीसरा हमारे बीच में नहीं आएगा। मैं बहुत खुश हूँ। शादी हो जाने के बाद भी तुमने मुझे हमेशा आगे रखा, और मैं जानती हूँ हमेशा तुम मुझे ही आगे रखोगे। नंदनी की बात सुनकर युवराज हैरान था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही थी, नंदिनी ने सुहाना के पीछे गुंडे भेज दिए हैं। जब युवराज ने ये सोचा तो उसको अपनी दादी के कहे हुए बात याद आए, क्योंकि दादी ने कहा था सुहाना एक मासूम लड़की है और वह किसी इंसान से लड़ नहीं सकती है। ये सोचते ही युवराज ने एक नज़र नंदिनी को देखा, फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। युवराज को यूं अकेले कमरे से बाहर जाते हुए देखकर नंदिनी हैरान रह गई। वह भी जल्दी से युवराज के पीछे गई तो वह देखती है युवराज कमरे से बाहर निकलने के बाद सीधे घर से ही बाहर निकल गया। युवराज को घर से बाहर जाते हुए देखकर नंदिनी गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारकर कहती है, जरूर यह युवराज उस लड़की को बचाने गया है। जब इसे उस लड़की को बचाना ही था तो उस लड़की को वहां छोड़कर आया ही क्यों? भगवान करे मेरे आदमियों ने उस लड़की को दबोच लिया हो। मैं तो चाहती हूँ उस लड़की का शरीर भी युवराज को ना मिले। कैसे भी करके मुझे पता करना पड़ेगा वह लड़की मेरे आदमियों को मिली भी है या नहीं मिली है, वरना युवराज तो उस लड़की को तुरंत घर लेकर आ जाएगा। वैसे भी कौशल्या दादी ने युवराज के मन में ना जाने कितने कुछ कह दिए हैं। ये कहकर नंदिनी जल्दी से अपना फ़ोन निकाल ली, फिर अपने आदमी को कॉल करने के लिए अपने कमरे में चली गई। इधर अनिकेत हर जगह सुहाना को ढूंढ चुका था, लेकिन उसे सुहाना कहीं भी नहीं मिल रही थी। वह हर जगह गया जहां जहां युवराज कार लेकर निकला था। उन सभी जगह पर ढूंढने के बाद उसे जब सुहाना कहीं नहीं मिली तो उसे दादी को फ़ोन करके बता दिया। अब जब उसे सुहाना कहीं मिली नहीं थी तो उसने सोचा कि वह अब सीधे घर जाएगा और पूरे परिवार को बताएगा। वही यही सब सोचकर गाड़ी चलाते हुए आगे और बढ़ ही रहा था, तभी उसने देखा कुछ आदमी खाली सड़कों के बीच में खड़े होकर दोनों तरफ के जंगलों को देख रहे हैं। ये देखकर अनिकेत को बहुत अजीब लगा, क्योंकि रात का समय था और वह तीनों एक गुंडे की तरह किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अनिकेत उन तीनों को पहचानता नहीं था, लेकिन उन तीनों की हरकतों को देखकर वह पूरा समझ गया था वह जरूर कोई गुंडा है और किसी को ढूंढने के लिए वहां पर इधर उधर देख रहा है। ये सोचकर अचानक से अनिकेत को कुछ ख्याल आया। वह अपनी कार से बाहर निकला, फिर चुपचाप उन तीनों गुंडों के पास आया। उन तीनों गुंडों के पास आते ही अनिकेत उन तीनों को देखते हुए कहता है, तुम तीनों को देखकर तो मैं साफ कह सकता हूँ तुम तीनों ही गुंडे हो। लगता है पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए पीछे आ रही है, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा पुलिस की गाड़ियाँ किसी को ढूंढ रही है। मुझे लगा शायद वह तुम्हें ढूंढ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया इससे पहले कि पुलिस तुम्हें पकड़ ले, यहाँ से भाग जाओ। अनिकेत की बात को सुनकर पहले तो वह तीनों गुंडा हैरान होता है, लेकिन दूसरे ही पल उन तीनों गुंडा में से एक गुंडा अनिकेत को देखकर कहता है, ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? हम कोई गुंडे नहीं हैं, हम आम इंसान हैं और हम यहाँ पर नए नए आए हुए हैं।
इसीलिए हमें घर जाने का रास्ता नहीं मिला है। उस गुंडे की बात को सुनकर अनिकेत हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो अनिकेत गोयल को। जब मैं इस रास्ते से होकर आ रहा था तभी मुझे चौराहे पर पुलिस दिखाई दी। पुलिस ने मुझसे पूछा आगे जाकर अगर आपको ये तीनों चेहरे वाले आदमी दिखाई दे तो उसे वहाँ रोक कर रखिएगा। लगता है तुम तीनों को बहुत जल्दी जेल जाने का मन कर रहा है, इसीलिए तो मुझसे बात करने के लिए यहाँ रुके हुए हो। पर कोई बात नहीं, पुलिस आते ही होगी, अब मैं तुम दोनों को जेल भेजकर पूरे न्यूज़पेपर में आऊँगा। ये कहकर अनिकेत शैतानों की तरह उन तीनों को देखने लगा। युवराज ने देखा अनिकेत सुहाना को एक साथ। अनिकेत की बात सुनकर वो तीनों डर चुके थे। अब उनको अनिकेत की बात सच लग रही थी। ये सोचते ही वह तीनों 1 मिनट के अंदर वहां से तुरंत गायब हो गए। अनिकेत ने देखा तीनों गुंडे वहां से जा चुके हैं तो वो चैन की सांस लिया। सुहाना जो काफी समय से छुपकर बैठे हुई थी, वह अनिकेत को देख चुकी थी और वह ये भी देख चुकी थी कैसे अनिकेत उन गुंडों से बात कर रहा है। पहले तो सुहाना को अनिकेत को भी देखकर डर लग रहा था, क्योंकि अनिकेत गुंडों से हंसते हुए बातें कर रहा था। लेकिन जब सुहाना देखती है अनिकेत कैसे उन गुंडों को वहां से भगा दिया तो वह जल्दी से पेड़ के नीचे से उठकर अनिकेत के पास आई, फिर कसकर उसको गले लगा ली। अनिकेत तो उन गुंडों को जाते हुए देखकर हंस रहा था, लेकिन अचानक से किसी को अपने गले लगते हुए देखकर अनिकेत के हाथ पैर स्थिर हो गए। इससे पहले कि अनिकेत कुछ करता तभी सुहाना का मासूम आवाज सुनाई दिया। सुहाना घबराते हुए अनिकेत से कहती है, आप मुझे बचाने आए हो ना? आपको पता है मैं बहुत डर गई थी। सुहाना की मीठी आवाज को सुनकर अनिकेत हैरान हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था सुहाना यहीं पर मिल जाएगी। ये सोचकर वह सुहाना को खुद से दूर किया, फिर उसके रोते हुए चेहरे को देखा। सुहाना रोते रोते अपनी आंखों को पूरी तरह से लाल कर चुकी थी। ज्यादा रोने की वजह से सुहाना का चेहरा भी लाल हो चुका था। ये देखकर अनिकेत हैरान होकर कहता है, भाभी आप यहाँ पर थी? मैं आपको पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ। आपको पता है दादी आपको लेकर बहुत परेशान हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा आपको ढूंढने के लिए, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था आप यहाँ हो। जब मैं यहाँ से जा रहा था तब कुछ गुंडों को देखा। उन्हें देख मुझे शक हुआ कि यह गुंडे जरूर यहाँ पर कुछ बुरा करेंगे। तभी तो मैंने जानबूझकर उस गुंडों को कहा कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, और मेरी बात को सुनकर को गुंडे भी यहाँ से चले गए। लेकिन अब मुझे लग रहा वो गुंडे आपका पीछा कर रहे थे, वह आपके इंतजार में थे। पर वो गुंडे थे कौन? क्या आप उन गुंडों को जानती हो? अनिकेत के ढेर सारे सवाल को सुनकर सुहाना पहले उसके चेहरे को देखती है। अनिकेत की काफी सारी बातों को सुनकर वो कंफ्यूज हो रही थी, जिस वजह से वह हकलाते हुए कहती है, मम्मी मैं उन आदमियों को नहीं जानती हूँ। जब मैं युवराज जी के साथ गाड़ी में बैठी थी तब युवराज जी ने मुझे यहाँ उतार दिया। उन्होंने मुझे कहा था मैं उनका यहाँ पर रहकर इंतजार करूँ, वो अपना काम खत्म करके मुझे लेने के लिए आएंगे। मैं उनका इंतजार करती रह गई, पर वह मुझे लेने के लिए नहीं आए। मैं डर गई थी, इसलिए मैं उस पेड़ के पीछे छुप गई। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या आप मुझे घर लेकर चलोगे? सुहाना की बात सुनकर अनिकेत को बहुत बुरा लग रहा था, खास करके अपने भाई पर उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उसका भाई इतना गिरा हुआ काम करेगा। ये सोचकर वह सुहाना को अपने गले लगाकर उसके सर को सहलाते हुए कहता है, भाभी आप भाई की बातों पर ध्यान मत दीजिए, हो सकता है भाई को जरूरी काम याद आ गया हो और वह आपके बारे में भूल गए हो। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना अंकित से दूर हुई, फिर उसके चेहरे को देखकर कहने लगी, क्या आप सच कह रहे हो सकता है युवराज जी को जरूरी काम होगा इसलिए वह मेरे बारे में भूल गए होंगे। और वैसे भी युवराज जी मुझे इतना जानते ही कहाँ है, उनको तो नंदिनी जैसे प्यार है ना, इसीलिए तो उनको मेरा ख्याल नहीं आया। लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा, दादी को मेरा ख्याल आया। अगर उनको ख्याल नहीं आता मेरा तो आप मुझे ढूंढने भी नहीं आते और फिर मैं यहाँ रहते रहते मर जाती। वैसे आपको पता है अगर मैं मर जाती ना तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मैं ये सोचकर खुश होती मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। मेरे पापा भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। जब मैं 18 साल की थी ना तब से ही मैं अपने पापा को याद करती हूँ। सुहाना की बच्चों जैसी बातें सुनकर अनिकेत ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाभी मरने की बात मत किया करो, अभी तो आपको बहुत जीना है। आपको पता है मेरी दादी कहती है जब कोई इंसान दुनिया नहीं देखता है ना तो उसके मरने का कोई फायदा ही नहीं होता है। अब मैं आपको यानी कि आपका छोटा सा नटखट देवर आपको पूरी दुनिया दिखाएगा।
और आपको इन सब के बारे में बताएगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल के लिए आप घर चलिए क्योंकि आपको भूख लगी है ना, तो दादी आपके लिए अच्छा सा खाना बना कर रखी है। फिर आप आराम से घर जाकर अच्छे से खाना खा लेना। ये कहकर अनिकेत ने सुहाना को पकड़कर अपने कार के पास लेकर आया। जैसे ही अनिकेत अपने कार के पास आया, उसने देखा उसके कार के पीछे युवराज की कार रुकी हुई है। युवराज भी अपने कार में बैठकर सुहाना और अनिकेत को देख रहा था। उन दोनों को इतने करीब देखकर युवराज की आंखें गुस्से से लाल भी हो रही थी। अनिकेत अपने भाई को देखकर इग्नोर किया क्योंकि उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था अपने भाई से बात करने का, खास करके ये सब देखने के बाद। उसने सुहाना को कार के अंदर बिठाया, फिर खुद भी कार के अंदर बैठकर चुपचाप वहां से निकल गया। युवराज ने देखा कैसे उसका भाई उसे इग्नोर करके उस लड़की को इतने प्यार से घर लेकर जा रहा है, तो वह गुस्से में अपना हाथ कार की सीट पर मारते हुए कहता है, अनिकेत, खून के रिश्ते में तुम मेरे भाई हो, लेकिन रिश्ता तुम उस घटिया लड़की के साथ निभा रहे हो। अगर तुम मेरे भाई नहीं होते ना, तो मैं उस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी घर निकालता, क्योंकि वह लोग मुझे नहीं पसंद जो उस घटिया लड़की के साथ रहकर उसका साथ देते हैं। मुझे कुछ भी करके इस लड़की को इस दुनिया से गायब करवाना पड़ेगा। इस लड़की को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो ये लड़की मेरे घर में रहकर मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगी। इस लड़की को देखकर मुझे बार बार मेरे हाथों मेरा छूटा हुआ दिल आता है, जो मैंने बड़ी मेहनत करके खरीदने का सोचा था। युवराज गोयल नाम है मेरा। वह लड़की युवराज गोयल की कैद में आ चुकी है। उसके पर को मैं ऐसा काटूंगा कि कभी उड़ भी नहीं पाएगी। ये सोचकर युवराज कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया।